सब्जेक्ट अकाउंट फॉर क्लास 11th। 11th क्लास में अकाउंट पढ़ने से पूर्व कुछ वाणिज्यिक टर्मिनोलॉजी को जानना जरूरी है, जो इस तरह है। इसकी एक पीपीटी दी जा रही है, उसको ठीक से सुनेंगे और उसके बाद उसे लिखना शुरू करेंगे। पहला शब्द है बिजनेस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं व्यवसाय। अगर व्यवसाय की व्याख्या की जाए तो एक विस्तृत शब्दावली है। इसका पार्ट किया जाए तो बिजीनेस अर्थात व्यस्त रहना। व्यवसाय के अंतर्गत वे मानवीय क्रियाएं जो प्रतिदिन या तो धन कमाने के उद्देश्य से या किसी सेवा के उद्देश्य से की जाती हैं, वे सब बिजनेस या व्यवसाय कहलाते हैं। व्यवसाय के अंतर्गत प्रत्येक कार्य हो सकता है। घर के कार्य हो सकते हैं, खेत में किसान का काम करना, नौकरी पेशा करना, ये समस्त व्यवसाय के ही पार्ट है। इसमें व्यवसाय को अगर अलग अलग भागों में पढ़ा जाए तो व्यवसाय की एक पहला व्यवसाय का प्रारूप है, अंग है, वो ट्रेड कहलाता है। ट्रेड माने व्यापार। व्यापार एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी वस्तु को खरीदने के बाद उसे बेचा जाता है। इस प्रकार निर्मित माल को क्रय करके लाभ कमाने के उद्देश्य से उसको बेचना ट्रेड या व्यापार कहलाता है। दूसरा अंग है व्यवसाय का इंडस्ट्री, से कहते हैं उद्योग। ऐसा स्थान जहां पर कोई कच्चा माल पक्के माल के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, वो इंडस्ट्री कहलाती है, उद्योग कहलाता है। जैसे हम लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं तो फर्नीचर उद्योग कहलाता है। बिस्कुट फैक्ट्री, नमकीन फैक्ट्री, सब कच्चे माल से पक्के माल के रूप में परिवर्तित करते हैं। अगला है कॉमर्स। कॉमर्स एक शास्त्र है जिसमें उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं को लाने ले जाने वाले जो विभिन्न साधन होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। वस्तुओं को लाने ले जाने में बैंक का सहयोग मिलता है, बीमा कंपनी, पोस्ट ऑफिस, ट्रांसपोर्टेशन, गोडाउन्स आदि आदि। इन सब के बारे में जो विस्तृत अध्ययन किया जाता है वो कॉमर्स शास्त्र है। इस प्रकार इसकी जो छोटी परिभाषा दी जाती है वो ये है कि उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तुओं को लाने ले जाने में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न साधन कॉमर्स कहलाते हैं। और ये कॉमर्स एक प्रकार का शास्त्र है जिसमें विभिन्न साधनों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब है पेशा। पेशा किसी विशेष योग्यता के आधार पर किया गया व्यवसाय पेशा कहलाता है। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकालत करना, टीचिंग करना, ये एक प्रोफेशन है। इसलिए इसके लिए एक विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है, इसको प्रोफेशन कहते हैं। अगर बिजनेस को हम समझना चाहें तो बिजनेस में ये चारों क्रियाएं शामिल होती हैं, ट्रेड, इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड प्रोफेशन। तो व्यवसाय के अंतर्गत ट्रेड, इंडस्ट्री, कॉमर्स, प्रोफेशन चारों को सम्मिलित किया जाता है, तब इसकी एक विस्तृत व्याख्या व्यवसाय के रूप में प्राप्त होती है। अगला आता है शब्दावली का शब्द कैपिटल, पूंजी। कोई भी व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, उस प्रारंभ में उसमें कुछ धन, संपत्ति या माल लगाना पड़ता है। व्यवसायी जो धन, संपत्ति या माल अपने व्यापार में लगाता है लाभ कमाने के उद्देश्य से, उसको हम पूंजी कहते हैं। व्यक्ति के पास अनेक प्रकार की संपत्तियां होती हैं, उसके पास जमीन, जायदाद, घर, मकान, कैश। उसमें से जो पार्ट वह व्यापार में लगाएगा वो पूंजी कहलाएगा। अगला आता है ड्राइंग, इसको हिंदी में कहते हैं आहरण। ड्राइंग वह पार्ट होता है जो पूंजी का वह भाग। व्यवसाय में व्यापारी अपनी पूंजी लगाता है, लेकिन कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर अपने निजी प्रयोग के लिए उसका उपयोग करता है, घर के प्रयोग के लिए निकाल लेता है, उसे ड्राइंग कहते हैं। इसको आहरण या निजी व्यय कहा जाता है। अर्थात पूंजी का वह भाग
जो व्यापारी द्वारा अपने घरेलू कार्यों में प्रयोग किया जाता है उसे ड्राइंग कहते हैं। नेक्स्ट, परचेज। परचेज का मतलब होता है क्रय। व्यापार में ट्रेड के अंतर्गत वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। कोई माल बेचने के उद्देश्य से पहले खरीदा जाता है, उसे क्रय कहते हैं, अर्थात बिक्री के उद्देश्य से माल खरीदने की प्रक्रिया को क्रय या परचेज कहते हैं। अगला है सेल्स, विक्रय। व्यापारी जो माल खरीदता है उसे फिर लाभ लेकर बेचता है। तो खरीदा गया माल लाभ कमाने के उद्देश्य से बेचा जाता है। उस बेचने की प्रक्रिया को विक्रय, सेल्स कहते हैं। परचेज रिटर्न, इन्हीं कारणों से खरीदा गया माल या तो नमूने के अनुसार नहीं होता या खराब होता है, तो उसको व्यापारी वापस कर देता है। उस वापस करने की प्रक्रिया को परचेज रिटर्न या क्रय वापसी कहते हैं। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न। जो माल व्यापारी बेचता है, कभी कभी वह माल किन्हीं कारणों से वापस आ जाता है, तो उस वापस करने की प्रक्रिया को ही सेल्स रिटर्न है। अगला एक शब्द है डेटर्स, इसे कहते हैं देनदार। व्यापार में बहुत सारे लेन देन नकद होते हैं और कुछ लेन देन उधार भी होते हैं। उधार लेन देन में व्यापारी उधार खरीदता भी है और बेचता भी है। तो व्यापारी द्वारा जिनको उधार माल बेचा जाता है या जिन व्यवसायी ग्राहकों को या व्यापारियों को उधार माल बेचा जाता है, वे देनदार कहलाते हैं, डेटर्स, अर्थात डेट, जो ऋण लेते हैं। इसी तरह दूसरा शब्द आता है क्रेडिटर। व्यापारी कभी कभी उधार माल भी खरीदता है, तो जिन व्यक्तियों से वह उधार माल खरीदता है वे क्रेडिटर या लेनदार कहलाते हैं। बिल से रिसीवेबल, शॉर्ट में इसको बीआर कहा जाता है। और दूसरा शब्द इसी में आता है बिल्स पेबल, बीपी। जब व्यापारी उधार माल बेचता है या खरीदता है तो भविष्य में एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखने के उद्देश्य से एक लिखित प्रपत्र तैयार करते हैं। वह लिखित प्रपत्र बिल कहलाता है। जो व्यक्ति माल बेचता है भविष्य में उस उधार बेचे गए माल की राशि को प्राप्त करता है, इसलिए उसके लिए वह प्राप्त बिल हो जाता है, जिसको हम बीआर, बिल रिसीवेबल कहते हैं। और जो इसका भविष्य में पे करेगा, अर्थात उधार माल खरीदने वाला, उसके लिए यह बिल बिल्स पे बिल या देय बिल कहलाता है। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। व्यापारी बैंक में रुपया जमा करता है और निकालता है। सामान्य व्यक्ति भी रुपया जमा करता है और आवश्यकता पड़ने पर धन को बैंक से निकालता है। बैंक में अनेक प्रकार के खाते खोले जाते हैं, जिनमें एक होता है करंट अकाउंट, चालू खाता, दूसरा बचत खाता, फिक्स अकाउंट, स्थायी जमा खाता, आवर्ती जमा खाता और गोलक। इस तरह 4-5 प्रकार के खाते हम बैंक में खोल सकते हैं। एक खाता होता है उसमें करंट अकाउंट, चालू खाता। यह चालू खाता केवल व्यापारियों के लिए ही होता है। व्यापारी की एक लिमिट तय हो जाती है और उस लिमिट तक वह कभी भी आवश्यकता से अधिक धनराशि जो उसके खाते में जमा है उससे अधिक धनराशि निकाल सकता है। अर्थात बैंक एक ऐसे ऋण की सुविधा दे देता है कि व्यापारी के खाते में जो धनराशि जमा है आवश्यकता पड़ने पर उससे अधिक धनराशि निकाल सकता है। जैसे किसी व्यापारी का प्रेजेंट टाइम में 50,000 रुपये अपने खाते में जमा है और उसे 1 लाख की आवश्यकता है, तो बैंक उसको 1 लाख रुपये दे देगा। तो 50,000 से अधिक जो शेष 50,000 रुपया दिया गया वो बैंक ओवरड्राफ्ट है। लोन, व्यापारी अपने व्यवसाय के कार्य के लिए यदि पूंजी में कभी कमी आ जाती है तो प्रत्यक्ष लोन बैंक से ले लेते हैं, इसको हम ऋण कहते हैं। और यह सुविधा अधिकांशतः सभी बैंक अपने व्यापारियों को देते हैं, जिसमें माल खरीदने, दुकान, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होने पर ऋण दे सकते हैं। इस ऋण के लिए कोई संपत्ति या जो व्यावसायिक संस्थान है
उसको गिरवी रखा जा सकता है, मॉर्टगेज किया जा सकता है। अगला है इन्वेस्टमेंट, से कहते हैं हिंदी में विनियोग। व्यापारी के पास जो बचत होती है, उस बचत को और अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से कहीं अन्यत्र लगा दिया जाता है, ताकि उससे ब्याज या अन्य लाभ प्राप्त हो सके। उस राशि को विनियोग कहते हैं। कभी कभी कुछ व्यापारी अंशों ऋण पत्रों में भी अपना धन लगा देते हैं, उसे हम विनियोग कहते हैं। अगला शब्द है एसेट्स, ASSETS। एसेट्स कहते हैं संपत्ति। व्यापारी के पास जो भी उसके व्यवसाय में माल या अन्य सामग्री प्रयोग में लाई जाती है, वो सब उसकी संपत्ति कहलाती है। जैसे मशीन प्रयोग में ला सकता है, कैश नकद उसके पास धनराशि है, बैंक में कोई अमाउंट जमा है, अभी अभी पड़ा ऊपर इन्वेस्टमेंट है, ये सब व्यापारी के लिए संपत्ति की तरह होती है। नेक्स्ट आता है लायबिलिटी, दायित्व। कुछ ऐसी मदें होती हैं जिनको व्यापारी द्वारा वर्ष के अंत में या कुछ वर्षों बाद या समापन पर, व्यवसाय समाप्त होने पर अनिवार्य रूप से चुकाना पड़ता है, वो लायबिलिटी कहलाती हैं, दायित्व कहलाते हैं। जैसे अभी पढ़ा बैंक ओवरड्राफ्ट, ये एक प्रकार की लायबिलिटी है। लोन लायबिलिटी है, कर्ज है, इसे चुकाना होता है। इसी तरह कैपिटल, मालिक द्वारा व्यवसाय में लगाया गया धन पूंजी कहलाता है, लेकिन भविष्य में यह पूंजी व्यवसाय के द्वारा अपने मालिक को वापस करनी है, वो भी एक लायबिलिटी है। रिजर्व, व्यवसाय को चलाने के लिए कुछ धनराशि भविष्य के लिए बचा कर रखनी पड़ती है, ताकि व्यवसाय में किसी प्रकार से आर्थिक संकट आता है तो उससे बचा जा सके। जैसे मशीन खराब हो जाए, उसे रिपेयर करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए एक रिजर्व पहले से ही बना दिए जाते हैं, इसको संचय या कोष कहते हैं। तो प्रतिवर्ष व्यापारी को जो लाभ होता है, उसमें से कुछ धनराशि भविष्य के लिए बचा कर रख ली जाती है।